राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियो। आज बीएससी 6 सेमेस्टर में मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 कॉन्वेक्स सेट्स आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, बीएससी 6 सेमेस्टर में मैथ्स की 3 बुक लगी हुई हैं, जिसमें से एक बुक है ऑपरेशन रिसर्च। उसके ये लेक्चर्स चल रहे हैं। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, मेरे को कमेंट कर रहे हैं कि कौन सी बुक के लेक्चर हैं, या हमारी बुक में तो ये चैप्टर नंबर 3 कॉन्वेक्स सेट है ही नहीं, क्योंकि वो गलत बुक ओपन कर रहे हैं। ऑपरेशन रिसर्च आपकी बीएससी 6 सेमेस्टर में जो बुक लगी हुई है, जिसको हम शॉर्ट में ओआर बोलते हैं, उसके लेक्चर्स चल रहे हैं, उसकी लेक्चर सीरीज चल रही है। उसमें ये चैप्टर नंबर 3 चल रहा है कॉन्वेक्स सेट। बल्कि चल क्या रहा है, आज ही स्टार्ट हुआ है, लेक्चर इसका 1 है। प्रीवियस चैप्टर्स पे लेक्चर्स पे मेरे को कमेंट आ रहे थे, तो कंफ्यूज मत हुई। ऑपरेशन रिसर्च के ये लेक्चर्स हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, और जो बुक्स लगी हुई हैं, जिसमें से एक बुक है आपकी न्यूमेरिकल एनालिसिस, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एनई। उसके सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। वो बुक मैंने अच्छे से पढ़ा दी है, जितना पढ़ाना चाहिए, जितना उसमें इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस एनए के लेक्चर्स चाहिए बीएससी 6 सेमेस्टर में, जो मैथ्स की बुक है, उसके भी आपको मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, और डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दिया है, आप वहाँ से जाकर दे सकते हैं। और साथ ही साथ में इस बुक के भी लेक्चर्स उसी प्लेलिस्ट में हैं, तो आप उसके लेक्चर्स भी देख सकते हैं। अब और जो एक बुक है, तीसरी जो बुक है, एक ओआर है, एक एनए है, और तीसरी बुक है कॉम्प्लेक्स और मैट्रिक्स। तो उसके भी लेक्चर्स बहुत जल्दी ही आने वाले हैं। इस बुक के कवर होते ही थर्ड बुक के लेक्चर्स शुरू हो जाएंगे, और फिर हम उस पर सीखेंगे। इस बुक में मैंने पीछे से लेकर चली हूँ मैं इस बुक को, मतलब मैंने पीछे के चैप्टर पहले कराए हैं, यानी कि चैप्टर टोटल 11 चैप्टर हैं इस बुक में। तो मैंने चैप्टर नंबर 11 करा दिया है, 10 करा दिया है, और 9 करा दिया अपने लेक्चर्स में। कंप्लीट लेक्चर्स बन चुके हैं उस पर, तो आप पीछे से पहले देख लें 11, 10, 9, बिकॉज वो तीनों ही चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ाना बेटर होता है, इंपॉर्टेंट बताने ज़रूरी होते हैं। तो मैंने पहले 11, 10 और 9 चैप्टर कवर अप किया था अपने लेक्चर्स में, और आज मैं इसका चैप्टर नंबर 3 पढ़ा रही हूँ। बिकॉज जो इसका चैप्टर नंबर 8 है, वो बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के वे से। थियोटिकल चैप्टर है, उसमें डेफिनेशंस ही भरी हुई हैं, और एग्ज़ाम्स में आपके सम्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं बड़े बड़े। तो चैप्टर नंबर 8, जिसका नेम है सेंसिटिविटी एनालिसिस, इम्पॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, तो मैंने उसको नहीं पढ़ाया है, उस पर कोई वीडियो नहीं बनाई है। उसके बाद आपके चैप्टर बचते हैं 7, 5, 6 और 4। ये जो चारों चैप्टर्स हैं, ये डिफ़िकल्ट हैं थोड़े से, तो इनको मैं बाद में लेकर चलूँगी। अब जो थोड़े से इजी चैप्टर्स बचे हैं, वो वाले और कवर अप करा देती हूँ। फिर उसके बाद मैं चैप्टर नंबर 4, 5, 6 और 7 के लेक्चर्स बनाऊँगी। तो अब मैं डिस्कस करूँगी चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 का अपने फर्दर लेक्चर्स में। तो आज मैं चैप्टर नंबर 3 पढ़ा रही हूँ, आगे फर्दर लेक्चर्स में 2 एंड 1 उल्टा लेकर चल रही हूँ मैं ये वाली बुक को, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ऐसे ही पढ़ाना अच्छा होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो 11, 10 और 9 कंप्लीट हो चुका है, 8 इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए नहीं कराया, और 4, 5, 6, 7 मैं बाद में कराऊंगी, और जो बचते हैं आपके 1, 2, 3 वो आप कवर अप कराऊंगी फर्दर लेक्चर्स में। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 इसका डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज बच्चे मेरे को मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, उनको डाउट हो रहा है कि आप कैसे करा रही हैं, कभी भी कोई भी चैप्टर करा रही हैं। तो इसलिए मैंने ये डाउट क्लियर करने के लिए ये बता दिया है आपको कि मैं कैसे कैसे पढ़ा रही हूँ, ठीक है। और चैप्टर नंबर अगर आप उसके देखेंगे एनए के न्यूमेरिकल एनालिसिस के, तो मैंने उसमें बिल्कुल सीरीज़ वाइज पढ़ाया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे ही उसमें चैप्टर मैंने सीरीज़ से पढ़ाए हैं, सीरीज़ से ही लेक्चर्स है, बस इसी में थोड़ा सा मैं इंपॉर्टेंट देखते हुए पढ़ा रही हूँ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब डिस्कस कर लेते हैं कॉन्वेक्स सेट। तो कॉन्वेक्स सेट जो आपका चैप्टर है, ये भी पूरा आपका थियोटिकल चैप्टर है, इसमें भी पूरी डेफिनेशंस बढ़ी हुई हैं, नोट्स बढ़े हुए हैं। बट कॉन्वेक्स सेट जो चैप्टर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और इसके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, बिकॉज आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, और लास्ट ईयर है। एमएससी में आपके ये वाला चैप्टर है, एमएससी में वाले टॉपिक्स हैं, तो इसीलिए इसको अच्छे से पढ़ना है। जिनको पोस्ट ग्रेजुएशन भी करनी है, एमएससी भी करनी है, तो उनके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, इसलिए मुझे लगा कि वाला चैप्टर स्किप नहीं करना चाहिए। और साथ ही जो 6 सेमेस्टर में हैं, काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा कॉलेज में ऐसा हो रहा है, इवन सैम OMR शीट पर हो रहे हैं, MCQ बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वहाँ पर उनके लिए ये वाला चैप्टर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम थियोटिकल ऑब्जेक्टिव का ना देख के सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो फिर भी इस चैप्टर से कुछ ज़्यादा कुछ नहीं आता,
बट अगर OMR पैटर्न है, MCQ बेस्ड आपका एग्ज़ाम है, तो वहाँ पर ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस वाले चैप्टर में काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो पता होनी चाहिए। इससे क्वेश्चंस बन जाते हैं OMR पैटर्न के लिए, तो उनके लिए भी मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ। तो ये पूरा थियोटिकल चैप्टर है, इसमें डेफिनेशंस हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, कॉन्वेक्स सेट क्या होते हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं। तो इसके नोट्स आपको अवेलेबल मैं कर दूंगी अपने चैनल पर। बाकी अभी समझने के लिए मैं अपने नोट्स में से ही बता देती हूँ, बिकॉज सब कुछ नोट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ये है मेरे खुद के हैंड राइटिंग के नोट्स, तो मैं इसमें से आपको कोशिश करती हूँ समझाने की कि इस चैप्टर्स में क्या क्या टॉपिक्स हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। कॉन्वेक्स सेट चैप्टर नंबर 3, BSc 6 सेमेस्टर मैथ्स, OR बुक ऑपरेशन रिसर्च का लेक्चर नंबर फर्स्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, इस हम कॉन्वेक्स सेट में पढ़ेंगे पॉइंट सेट्स। अब क्या पॉइंट सेट्स क्या होता है? तो पॉइंट सेट्स आर सेट्स हुज एलिमेंट्स आर पॉइंट्स EN and RN एंड डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस। इट मीन्स पॉइंट सेट्स एक ऐसे सेट्स होते हैं जिनके एलिमेंट्स कैसे होते हैं? पॉइंट्स होते हैं। जो एक ऐसा सेट्स जिनके एलिमेंट्स क्या होते हैं? पॉइंट्स होते हैं। जैसे हम EN से इसको डिनोट कर सकते हैं पॉइंट सेट को, एंड RN, और RN से ये होते क्या है? EN और RN एंड डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस, ठीक है। ये एन डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस होता है। एन डायमेंशनल का मतलब है नंबर ऑफ डायमेंशनल कितनी भी हो सकती हैं, ठीक है। 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल आपने पढ़ा होगा, इसी तरह एन डायमेंशनल होता है। सो ये तो हो गया आपका पॉइंट सेट्स, छोटी सी डेफिनेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम सेकेंड डेफिनेशन पर आते हैं, हाइपर स्फेयर। अब स्फेयर तो सबको पता है कि स्फेयर क्या होता है। लाइक स्फेयर एज अ शेप, लाइक हम कह सकते हैं सर्कल की 3D शेप आपकी बॉल हो गई, वो स्फेयर होती है। सो यहाँ पर हाइपर स्फेयर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, हाइपर स्फेयर क्या होती है। तो हाइपर स्फेयर इन EN, एक EN में, EN मतलब पॉइंट सेट में, पॉइंट सेट में एक हाइपर स्फेयर क्या होता है? विद सेंटर एट A एंड रेडियस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 इज डिफाइंड टू बी द सेट ऑफ पॉइंट्स। मतलब हाइपर स्फेयर क्या होगा? अगर कोई पॉइंट सेट है, उसके अंदर किसी सेट सेंटर के साथ और रेडियस के साथ कोई जो वैल्यू है जो कि 0 से बड़ी होगी, एप्सिलॉन हमने इसको यहाँ पर कंसिडर करा है, इज डिफाइंड टू बी द सेट ऑफ पॉइंट, और वो किसी सेट को डिफाइन करती है जो कि पॉइंट्स का है। जिस तरह से ये दे रखा है, एक्स कैपिटल X इक्वल्स टू के, यहाँ पर एक सेट दे रखा है स्मॉल x सच दैट x माइनस ए मॉड में लेस देन एप्सिलॉन। ये हाइपर स्फेयर का एक स्टेटमेंट कह लीजिए, या एक छोटी सी डेफिनेशन कह लीजिए, जो आपको मैथमेटिकल फॉर्म में दी गई है, ठीक है। ये सारी जो डेफिनेशंस होती हैं ना, ये लॉजिकल होती हैं, ठीक है, और मैथमेटिशियन के थ्रू ही दी हुई होती हैं। तो इसमें अगर कन्फ्यूज़न होता है तो आपको थोड़ा सा समझना ज़्यादा पड़ता है, इसके लिए हाई लेवल तक का। सो यहाँ पर बस यही कहना है कि अगर कोई सेंटर है एट ए पर, कोई सेंटर एट ए पर, रेडियस है जिसकी एप्सिलॉन से ग्रेटर है, तो वो डिफाइन करेगी इस तरह की डेफिनेशन को, वो हाइपर स्फीयर कहलाएगा। दस द इक्वेशन ऑफ हाइपर स्फीयर इन EN बार बार बता रही हूँ, EN क्या है? पॉइंट सेट। तो पॉइंट सेट्स के अंदर किसी हाइपर स्फीयर की जो इक्वेशन होगी वो ये होगी, x माइनस A1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस A2 का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन xn माइनस AN का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन, वेयर x क्या है? x क्या है? x1 x2 x3 एंड सो ऑन। a क्या है? A1 A2 A3 एंड सो ऑन। इस तरह से वैल्यूज दी हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन पर आते हैं, कॉन्वेक्स सेट की लाइंस। सो नॉर्मल्स कोई भी कहेगा कि लाइंस तो पता है क्या होती है, बट यहाँ पर कॉन्वेक्स सेट के अंदर थोड़ी सी डेफिनेशन अलग हो जाती है। कॉन्वेक्स सेट के अंदर लाइंस क्या होती हैं? इन EN अगेन इन पॉइंट सेट्स द लाइन थ्रू 2 पॉइंट्स x1 x2 एंड सो ऑन xn तक कह लीजिए, ये xn होगा यहाँ पर, डज नॉट इक्वल, अच्छा यहाँ पर बोला x1 x2 है लेकिन x1 नॉट इक्वल टू x2 है, इज डिनोटेड टू बी द सेट ऑफ पॉइंट। मतलब अगर कोई लाइन है थ्रो 2 पॉइंट्स, जो ऑब्वियसली सी बात है, जो लाइन होगी वो थ्रो करेगी 2 पॉइंट से, डिनोटेड करती है किसी सेट को इस तरह की फॉर्म में, तो वो लाइन्स की डेफिनेशन कहलाती है। कैपिटल X इक्वल्स टू के स्मॉल x सच डैट x इक्वल्स टू, जो स्मॉल x है वो किसके इक्वल होगा? लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 फॉर ऑल रियल लैम्डा। यहाँ पर लैम्डा रियल है, ठीक है, ये बात समझिए। अब हम आगे पढ़ते हैं लाइन सीगामेंट। जिस तरह से हमने लाइंस पढ़ा ऐसे ही हम पढ़ेंगे लाइन सीगामेंट्स। लाइन सीगामेंट्स क्या होते हैं?
In En, the line segments joining 2 points x1 and x2 is defined to be the set of point. मतलब लाइन सेगमेंट वो होंगे जो ज्वाइनिंग कर रहे हैं 2 पॉइंट x1 और x2 को ज्वाइन कर रहे हैं, इज डिफाइंड टू द सेट ऑफ पॉइंट. सो इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन यहाँ पर ये मिलेगी आपको, मैथमेटिकल फॉर्म में मिलती है. ये जो हम पढ़ते हैं ये आपको लैंग्वेज में मिल गई है. फिर उसके बाद आप ये पर्टिकुलर डेफिनेशन मिलती हैं तो ये आपको मैथमेटिकल फॉर्म में मिलती हैं. कैपिटल एक्स इक्वल्स टू के स्मॉल एक्स सच दैट एक्स लैम्डा x1 इक्वल्स टू प्लस 1 माइनस लैम्डा x2. कुछ सेम लाइन्स की जैसे ही इसकी डेफिनेशन है, इसमें और इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. बस यहाँ पर होता है कि फॉर ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ लैम्डा, लैम्डा की सारी रियल वैल्यूज़ के लिए. बस लाइन सिगामेंट के लिए होता है लैम्डा की जो वैल्यू है वो लिमिटेड हो जाती है. कैसे? लेस देन इक्वल टू 0 होगी एंड लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी एंड लेस देन इक्वल टू 1 होगी. मतलब 0 और 1 के बीच में लाई करनी चाहिए लैम्डा की वैल्यू लाइन सिगामेंट में, बट लाइन्स में फॉर ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ लैम्डा. ठीक है, ये आपको डिफरेंस बस याद रखना है. यहाँ पर लैम्डा की वैल्यूज़ में डिफरेंस है. ठीक है, नेक्स्ट समझते. यहाँ पर काफ़ी सारे इसमें टॉपिक्स हैं जो अच्छे से आपको पता होने चाहिए. अभी हमने पढ़ा था हाइपर स्फीयर, अब हम पढ़ेंगे हाइपर प्लेन. ठीक है, तो हाइपर प्लेन के बारे में पढ़ते हैं. आ हाइपर प्लेन इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ पॉइंट सेटिस्फाइंग दिस. हाइपर प्लेन किस तरह से डिफाइन किया जाता है? एज द सेट ऑफ पॉइंट, एक पॉइंट का सेट ऑफ, मतलब एक पॉइंट का सेट जो सेटिस्फाई करता है, ये वाली डेफिनेशन. C1 x1 प्लस C2 x2 प्लस एंड सो ऑन Cn xn इक्वल्स टू के z. एक इक्वेशन है, नॉट ऑल Ci इज 0. ज़रूरी नहीं है यहाँ पर जो सारे C की जो वैल्यूज़ हैं वो 0 होगी. और Cx इक्वल्स टू के z, यहाँ पर जो C की कोई वैल्यू ऐसी आकर आएगी जो इक्वल होगी z के. C आपको पता ही चल गया है, अभी ऊपर बताया C1 C2 एंड Cn तक जाएगा. x की वैल्यूज़ x1 x2 एंड सो ऑन xn तक जाएंगी. क्लियर. फिर यहाँ पर एक बात लिखी है, द वेक्टर C इज कॉल्ड द वेक्टर नॉर्मल टू द हाइपर प्लेन. मतलब C यहाँ पर एक वेक्टर है, इज कॉल्ड द वेक्टर नॉर्मल टू द हाइपर प्लेन. और आपको ये भी पता है कि वेक्टर नॉर्मल या नॉर्मल वेक्टर क्या होता है? किसी भी प्लेन पर परपेंडिकुलर होता है. तो वहाँ पर यही बताया गया है कि अगर हाइपर प्लेन में यहाँ पर जो आप C लिख रहे हैं, ये C एक वेक्टर है जो कि उस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है. ठीक है, वेक्टर का अलग कॉन्सेप्ट है पूरा. इतना तो क्लियर होगा. लास्ट ईयर ग्रेजुएशन की मैथ पढ़ रहे हैं आप, 6th सेमेस्टर की 3rd ईयर की मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो वो कॉन्सेप्ट तो आपकी क्लियर होनी ही चाहिए, बेसिक्स हैं वो. एंड जो C की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है. C अपॉन मॉड में C आर यूनिट नॉर्मल वेक्टर्स. जैसा कि बताया मैंने, किसी भी यूनिट वेक्टर को उसी फॉर्म में निकालते हैं ना, वो वेक्टर और उसका मॉड, तो वो वहाँ से आपको यूनिट नॉर्मल वेक्टर मिलता है. अभी हम डिस्कस कर रहे हैं C की बात पर. आगे पढ़ते हैं. आ हाइपर प्लेन डिवाइड द होल स्पेस En इंटू 3 म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स. जो हाइपर प्लेन होता है वो किस तरह से डिवाइड होता है? उस होल स्पेस के, जो आपका पूरा प्लेन है, उस पूरे स्पेस में जितने भी इंटू इन 3 म्यूचुअल डिसजॉइंट सेट्स, 3 म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स बनते हैं. अब डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है, म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है, सेट्स वाले चैप्टर में मैं काफ़ी अच्छे से बता चुकी हूँ. सेट्स का चैप्टर था हमारे सिलेबस में, वो मैं बता चुकी हूँ. तो वहाँ से आप जाकर देख लें अगर आपको डाउट हो. और वैसे भी बार बार बोलना पड़ रहा है, ग्रेजुएशन की मैथ है, डिसजॉइंट सेट्स तो पता ही होगा क्या होता है. तो x1 x2 एंड x3 है. मेन समझाने टॉपिक को बहुत बड़ा हो जाता है. टॉपिक के एक एक वर्ड को आपके बेसिक कनेक्ट करते हैं, और अगर एक एक वर्ड का बेसिक बताया जाए तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है. इसलिए एक्सप्लेनेशन को थोड़ा लिमिटेड टाइम में बताने की कोशिश करती हूँ. वीडियो भी लेंदी नहीं होती तो ठीक रहता है. सो डिसजॉइंट सेट्स यहाँ पर कंसीडर कर लिए हैं x1 x2 एंड x3. ये सारे सेट्स कैसे हैं? x सच डैट C x तो है ही, ये बस कंडीशंस अलग होंगी. एक जगह तो ग्रेटर देन z होगा, एक जगह लेस देन z होगा, एक जगह इक्वल टू z होगा. ये आपको बात ध्यान रखनी है. 3 कंडीशंस होंगी, 3 म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स होंगे, जिसमें एक बार ग्रेटर देन होगा, एक बार इक्वल होगा और एक बार लेस देन होगा. The set x such that Cx less than and equal to and x such that Cx greater than and equal to z are called closed half space. इस तरह से अगर कंडीशन बनती है लेस देन के साथ इक्वल है या फिर ग्रेटर देन के साथ इक्वल है, तो वो वाले आपके जो प्लेन्स हैं वो हाइपर प्लेन्स ना कहलाकर क्लोज हाफ स्पेस कहलाते हैं. इतना समझे. अभी हमने पढ़ा हाइपर प्लेन, अब हम पढ़ेंगे पैरेलल हाइपर प्लेन. तो इसकी कंडीशन होती है जो आपको अच्छे से याद रखनी है, C1 इक्वल्स टू के लैम्डा C2, यानी कि एक वेक्टर दूसरा वेक्टर के लैम्डा टाइम्स होगा.
एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के लैम्डा टाइम्स होगा, C1 इक्वल्स टू के लैम्डा C2, C1 एंड C2 यहाँ पर वेक्टर्स हैं। तो टू हाइपरप्लेन C1x इक्वल्स टू Z1, ये हाइपरप्लेन की इक्वेशन है, एंड C2x इक्वल्स टू Z2 आर सेट टू बी पैरेलल, वो दोनों पैरेलल कहलाएंगे। कब कहलाएंगे? इफ़ C1 इज पैरेलल टू C2, ये कंडीशन होगी जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। हाइपरप्लेन की छोटी सी डेफिनेशन है, तो MCQ में वन पैटर्न पर आपको बोल देंगे द कंडीशन ऑफ पैरेलल हाइपरप्लेन्स और 2-3 कंडीशंस दे देंगे, उसमें से आपको ये वाली करेक्ट वाली लगानी होगी 4 ऑप्शंस में से। किसी में 1/λ दे देंगे, किसी में कुछ और दे देंगे, तो आपको ये वाली करेक्ट वाली लगानी होगी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, आपका है कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। अच्छा टॉपिक है। कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन क्या होता है? अ कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, मतलब कोई फाइनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट्स हैं, x1 x2 xn फाइनाइट हैं, तो इज x डिफाइंस एज द पॉइंट्स x इक्वल्स टू λ1x प्लस λ2x2 प्लस सो ऑन λn xn, मतलब हर किसी नंबर के साथ, हर किसी पॉइंट के साथ जो कि फाइनाइट है, उसके साथ एक और एलिमेंट कह लीजिए आप ऐड हो गया है, मतलब मल्टीप्लिकेशन के साथ लग गया है, λ2 λ1 λ3 इस तरह से। वेयर लैम्डा आई एन आर रियल एंड ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, जो लैम्डा आपके टर्म्स हैं ये सारे कैसे होंगे? ग्रेटर होंगे और इक्वल होंगे 0 के, सच दैट, इस तरह से भी लिख सकते हैं अगर हम समीशन की फॉर्म में लिखें, लैम्डा आई इक्वल्स टू के 1, समीशन में आई 1 से लेके n तक आई की वैल्यू है, ठीक है। सो इस तरह से अगर आपको कोई डेफिनेशन मिलती है, कोई फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, उसमें हमने लैम्डा लगाया है, तो वो आपकी कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन हो जाता है, क्योंकि हमने यहाँ पर कॉम्बिनेशन बना दिया है, तो इसलिए इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब इसको और अच्छे से समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, द कॉन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पॉइंट x1 एंड x2। अभी हमने कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन पढ़ा, अब हम लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लीनियर कॉम्बिनेशन। तो कॉन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन किसी भी 2 पॉइंट्स का है, जैसे x1 और x2, वो इस तरह से होगा, x इक्वल्स टू λ1x1 प्लस λ2x2, कोई डाउट नहीं है, 2 पॉइंट्स लेना x1 x2, x1 के साथ λ1 ऐड होगा प्लस x2 के साथ λ2 ऐड होगा। कोशिश कर रही हूँ कि इसी लेक्चर में मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके टॉपिक्स कवर कर सकूँ, ठीक है, तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अब असली बात आती है कॉन्वेक्स सेट क्या होते हैं, बिकॉज हमारे चैप्टर का नाम था कॉन्वेक्स सेट। मैं हमेशा यही करती हूँ, जब चैप्टर स्टार्ट करती हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे को उस चैप्टर के नेम के मीनिंग को बताती हूँ कि आखिर ये चैप्टर के नेम का मीनिंग क्या है। बट मैंने इस वीडियो में नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता था कॉन्वेक्स सेट की डेफिनेशन जब आएगी तो मैं पर्टिकुलर और अच्छे से बता दूँगी, ठीक है। तो मैं कोशिश करती हूँ अब आपको समझाने की कॉन्वेक्स सेट क्या होते हैं। अ सेट ऑफ पॉइंट इज सेट टू बी द कॉन्वेक्स। एक पॉइंट्स का सेट कॉन्वेक्स सेट कहलाएगा। कब कहलाएगा? यदि इफ फॉर एनी 2 पॉइंट्स इन द सेट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स इज ऑल्सो इन अ सेट। इट मीन्स, लिखा है एनी 2 पॉइंट्स, कोई भी 2 पॉइंट्स इन द सेट, उस सेट के द लाइन सेगमेंट्स यही तो होते हैं, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स, वो उन पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं, वो लाइन कहलाती है, लाइन सेगमेंट कहलाती है। 2 पॉइंट्स इज ऑल्सो इन अ सेट, उसी सेट के अंदर, तो वो आपके कॉन्वेक्स सेट कहलाते हैं। दोबारा से बता रही हूँ, कॉन्वेक्स सेट वो सेट कहलाते हैं, एक मतलब पॉइंट्स का सेट, कोई भी पॉइंट्स का सेट वो कॉन्वेक्स सेट तब कहलाएगा जब उसमें कोई भी 2 पॉइंट्स लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहे होंगे, ठीक है, और 2 पॉइंट्स इज ऑल्सो इन अ सेट, उसी पॉइंट्स के अंदर। जैसे कि ये मैंने यहाँ पर कॉन्वेक्स सेट के एग्जांपल्स दिए हुए हैं अलग अलग शेप्स में। ये सर्कल की शेप्स में 2 पॉइंट ज्वाइन कर रहे हैं, लाइन सेगमेंट हो रही है, कॉन्वेक्स सेट है। स्क्वायर की शेप में अलग अलग पॉइंट्स हैं, ज्वाइन कर रहे हैं 2 पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट हो रही है, कॉन्वेक्स सेट है। ये आपका नहीं है, बिकॉज यहाँ पर देखिए ये एक रिंग है, एक ये रिंग है, इसके आपके पी क्यू बाहर हो रहे हैं 2 पॉइंट, मतलब ये बाहर निकल गए, एक शेप के अंदर नहीं हो रहे, ये बाहर हो रहे हैं, तो ये नॉन कॉन्वेक्स सेट है। तो मैंने साथ में कॉन्वेक्स सेट के एग्जाम्पल के साथ में आपको नॉन कॉन्वेक्स सेट भी बता दिया है। अब हम पढ़ते हैं कॉन्वेक्स हल। कॉन्वेक्स हल क्या होता है? द कॉन्वेक्स हल, जिसको हम CX बोलते हैं, ऑफ एनी गिवन सेट ऑफ पॉइंट्स X इज द सेट ऑफ ऑल कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ X। इट मीन्स कॉन्वेक्स हल क्या कहलाता है? किसी भी गिवन सेट जो कि पॉइंट्स का सेट है, X इज द सेट ऑफ ऑल कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन सेट, मतलब जो अभी हमने पढ़ा था कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन सेट्स, उसका ही कोई सेट है, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन सेट का ही कोई सेट है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स हल, ठीक है। सो
मुझे ऐसा लगता है कि इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स अभी रिमेन हैं और एक लेक्चर में कवर अप नहीं होंगे। अगर मैं कोशिश करूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मैंने कॉन्वेक्स हल तक आपको बता दिया है। इसके आगे देखिए अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो आपको बताने हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करूँ। अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट मोर। राधे राधे फ्रेंड्स।